हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बीएससी एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल कृषि शिक्षा पर। और मैं रमन शर्मा, कोर्स इंस्ट्रक्टर फॉर हॉर्टिकल्चर। और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि हम नई लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं। उस लेक्चर सीरीज में हम कोशिश करेंगे कि सारी जो आपकी क्रॉप्स हैं इन द सिलेबस ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फूड एंड प्लांटेशन क्रॉप्स उसको कवर कर पाएँ और सारा ही कुछ आपको पढ़ा पाएँ। तो उस सीरीज़ में आज हम पहला लेक्चर करने वाले हैं और वो पहला लेक्चर जो है हमारा होगा मैंगो का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये मतलब एक बार और रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि हमने इस चैनल पे एक नई लेक्चर सीरीज़ शुरू करी है जिसमें हम बीएससी एग्रीकल्चर के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं, जिसके लिए हम आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। साथ ही नोट्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो नोट्स को लेने के लिए और साथ ही मतलब हमसे कनेक्ट करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिसको क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करने से आपको क्या होगा, अपकमिंग वीडियोस की लिंक्स भी मिलती रहेंगी और साथ ही साथ जो हमारे लेक्चर नोट्स होंगे वो भी हम आपको वहीं पे प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, देन शुरू करते हैं। मैंगो, ठीक है। तो हमारे पास पहला लेक्चर है मैंगो का हॉर्टिकल्चर में। मैंगो मैंगो में हम पढ़ने वाले हैं मैंगो की सॉइल, क्लाइमेट, प्लांटिंग, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, न्यूट्रिएंट कैसे अप्लाई करते हैं, वाटर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इंटरक्रॉपिंग कैसे करते हैं, ऑक्सीजन प्रोडक्शन एक्सेट्रा। ठीक है। तो अब हम मैंगो के बारे में इतना तो जानते हैं कि मैंगो का बॉटेनिकल नेम या फिर वानस्पतिक नाम जो हिंदी में कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका है और ये फलों का राजा है, द किंग ऑफ फ्रूट्स। इंडिया में करीब 400 सालों से ये ग्रो किया जा रहा है और इंडिया में 56% जो टोटल मैंगो प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड का इंडिया में हो रहा है। तो इसका 56% ऑफ टोटल मैंगो प्रोडक्शन। तो इंडिया में जो है 56% और टोटल मैंगो प्रोडक्शन जो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है उसका 56% इंडिया में हो रहा है। और इसका प्रोडक्शन जो है इंडिपेंडेंस से लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे क्या है कि जो टोटल फूड प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है उसका 39.5% सिर्फ मैंगो से हमको मिल रहा है। और जो स्टेट्स लीड कर रहे हैं मैंगो प्रोडक्शन या फिर टॉप कर रहे हैं उनमें मेन स्टेट्स हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके अलावा बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, गुजरात। ये सब टुगेदर यानी साथ में मिला के इनका कंट्रीब्यूशन 82% का है इन द मैंगो प्रोडक्शन जो पूरे इंडिया में हो रहा है। ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी का डेटा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ मैंगो क्रॉप। ओके। तो अगर हम बात करते हैं कि मैंगो के लिए कौन सी रिक्वायर्ड सॉइल है या फिर कैसा उनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होगा, तो उस पे हम चलेंगे। जो मेन मतलब वैसे तो मैंगो कैन बी ग्रोन ऑन अ वाइड वैरायटी, मतलब कई सारे टाइप ऑफ सॉइल्स इसको ग्रो किया जा सकता है। बट अगर इनके लिए मतलब हम आइडियल सॉइल्स की बात करें कि जिसमें मतलब ये बेटर ग्रोथ होगी, जिन बेटर डेवलपमेंट होगी और यील्ड आएगी, एलुवियल टू लेटरेटिक सॉइल्स होती है। ब्लैक कॉटन सॉइल्स इनके लिए फेवरेबल नहीं है, जहाँ पे पुअर ड्रेनेज होता है वहाँ पे मैंगो क्रॉप सर्वाइव नहीं कर पाती, यील्ड कम आती है, साथ ही वो डैमेज हो जाती है। उसके अलावा अगर हम पीएच रेंज की बात करें कि इस पे बेस्ट थ्राइव करता है मैंगो, तो स्लाइटली एसिडिक पीएच इसके लिए डिजायरेबल होता है। और सॉइल, ऐसी सॉइल जिनकी पीएच 7.5 या फिर उनसे ऊपर होती है वहाँ पे नहीं परफॉर्म कर पाता मैंगो, मैंगो विल फेल। सॉइल्स हैविंग गुड ड्रेनेज, जो मतलब ऐसी सॉइल जहाँ पे ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छी है वो आइडियल है मैंगो के लिए। और अगर हम इनके मतलब बात करते हैं कि किस क्लाइमेटिक रेंज में होता है या फिर कैसा इनका क्लाइमेटिक एडेप्टेशन है, तो मैंगो बेसिकली एक ट्रॉपिकल फ्रूट है और ये तुम्हारा 1100 मीटर अबव सी लेवल तक ग्रो किया जा सकता है। और फ्लावरिंग के टाइम पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लावरिंग के टाइम पे अगर हाई ह्यूमिडिटी या रेन या फ्रोस्ट आएगा तो क्रॉप फेल हो जाती है। और टेम्परेचर जो आइडियल है फॉर द मैंगो कल्टीवेशन वो बेसिकली 24 टू 27 है। जो मतलब आइडियल कल्टीवेशन के लिए टेम्परेचर है वो 24 टू 27 डिग्री सेल्सियस है। हाई टेम्परेचर अगर फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम टेम्परेचर बढ़ जाएगा या एक्सेस हो जाएगा तो मेच्योरिटी जो है अच्छी आएगी और बेटर क्वालिटी के फ्रूट्स डेवलप होंगे। एरियाज जहाँ पे फ्रीक्वेंट शॉवर्स मतलब अक्सर बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी प्रोन है, तो वहाँ पे क्या होगा कि पेस्ट और डिजीज के अटैक ज़्यादा होंगे, क्रॉप अटैक की वजह से खराब हो जाएगी। तो अगर हम बात करें बेस्ट रेनफॉल क्या है मैंगो के लिए, तो 25 सेंटीमीटर 20 टू 50 सेंटीमीटर अच्छा रेनफॉल रेंज माना जाता है मैंगो को ग्रो करने के लिए। ओके। और अगर हम आगे चलते हैं अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में, तो अपने पास है वैरायटीज। ठीक है। और सिंपल टर्म्स में देखी जाए तो इंडिया जो है, इंडिया इज अ होम ऑफ अबाउट 1000 वेराइटीज। तो 1000 से ज्यादा वेराइटीज इंडिया में ग्रो करी जाती हैं होम में। मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर जो है वो उसमें ओपन पॉलिनेशन की वजह से मतलब डेवलप हुई हैं और या तो चांस सीडलिंग से। ओके। हाउएवर कुछ ही वेराइटीज हैं जो कॉमर्शियली कल्टीवेट होती हैं इंडिया में। ओके। तो उन वेराइटीज को हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि
अभी मेरे पास एक टेबल है, टेबल में रीजन वाइज वैरायटीज दे रखी हैं, आप मैं रीड कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इनको देख लीजिए। ओके, सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमारे पास है बैगनपल्ली और बैगनपल्ली, बैगनपल्ली के बाद स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा नीलम, तोतापुरी। बिहार में बॉम्बे ग्रीन है, चौसा है, दशहरी है, फजली है, हिमसागर, जरदालू, लंगड़ा। लंगड़ा, चौसा, दशहरी ये बहुत पॉपुलर वैरायटीज हैं नॉर्दर्न इंडिया के लिए। उसके अलावा अगर हम रीजन वाइज जाते हैं, गुजरात में केसर है, अल्फांसो है, राजापुरी है। अदर देन दैट अगर हम स्टेट्स स्पेसिफिक होते हैं तो हरियाणा में अपने पास फिर से वही चौसा, लंगड़ा, लंगड़ा, दशहरी। हिमाचल प्रदेश में चौसा, दशहरी, लंगड़ा। ये हमने अभी मैंने जैसे आपको रेफर किया कि नॉर्दर्न इंडिया की बहुत पॉपुलर वैरायटीज हैं ये तीनों। ओके, कर्नाटक में अल्फांसो, तोतापुरी, बैगनपल्ली, पैरी, नीलम एक्सेट्रा। और राजस्थान में बॉम्बे ग्रीन है, चौसा है, दशहरी है, लंगड़ा। तमिलनाडु अल्फांसो, तोतापुरी, दिस इन दैट। तो ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज हो गई। कुछ वैरायटीज की अभी हम जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे आगे। अभी फिलहाल ये स्टेट वाइज अवेलेबिलिटी, मतलब किस सीजन में मैंगो किस स्टेट में अवेलेबल होता है इन इंडिया। ओके, तो ये टेबल हमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे कि अभी हम ए से शुरू करते हैं तो आंध्र प्रदेश में ये मार्च से लेकर मिड अगस्त तक अवेलेबल होता है मैंगो। और बिहार में मई एंड से लेकर मिड अगस्त तक होता है। गुजरात में अप्रैल टू जुलाई, हरियाणा में जून टू अगस्त, हिमाचल प्रदेश में मिड जून टू मिड अगस्त, कर्नाटक में मिड जुलाई, मध्य प्रदेश में मिड अप्रैल टू जुलाई, और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मिड मई टू मिड अगस्त, वेस्ट बंगाल मई टू अगस्त। एंड उसके अलावा बाकी टेबल पढ़ लीजिएगा, कुछ ऐसा इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल नहीं। ओके, अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो मतलब किस सीजन में इंडिया में मैंगो मिलता है, तो मैंगो इज अवेलेबल फ्रॉम मार्च टू मिड अगस्त, मार्च टू मिड अगस्त इन इंडिया। नॉर्थ इंडियन कल्टीवार्स जो होते हैं वो अल्टरनेट बियर्स होते हैं। अल्टरनेट बियर का मतलब होता है कि इनमें ऑन और ऑफ सीजन का एक ट्रेंड देखा जाता है। मतलब जिस सीजन में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी उसमें हैवी फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी, और अपकमिंग ईयर में फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होती है। वेयर एज नेक्स्ट लाइन कह रही है, वेयर एज साउथ इंडियन जो वेराइटीज होती हैं वो जनरली रेगुलर बियर होती है, मतलब इनमें हर साल फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देखने को मिलती है। 20 वैरायटीज कमर्शियली ग्रोन की जाती हैं इंडिया में, जो कि आर एज फॉलोज, वी विल रीड अबाउट इट। ओके, तो सबसे पहली वैरायटी है अपने पास, ठीक है, सबसे पहली वैरायटी है अपने पास मोस्ट पॉपुलर वैरायटी अपने इंडिया की अल्फोंसो। अल्फोंसो क्या है, बेसिकली एक्सपोर्ट पर्पज के लिए ग्रो की जाती है, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी है, और ये मेनली ग्रो होती है रत्नागिरी एरिया जो है महाराष्ट्र का वहाँ पे, और कुछ स्मॉल एक्सटेंट पे छोटे पैकेट्स में इन पार्ट्स ऑफ साउथ गुजरात एंड कर्नाटक। फ्रूट मीडियम साइज 250 ग्राम तक के होते हैं, 250 ग्राम्स। ओके, then the next variety we have is बैंगनपल्ली। बैंगनपल्ली widely cultivated early maturing mango साउथ इंडिया का सबसे पहले ही मार्केट में अवेलेबल होता है, मेन कॉमर्शियल वैरायटी ऑफ आंध्र प्रदेश। उसके बाद अपने पास है बॉम्बे ग्रीन। बॉम्बे ग्रीन अर्लीस्ट वैरायटी है नॉर्थ इंडिया की। नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले अगर मार्केट में आपको देखने को कुछ मिलता है मैंगो में तो बॉम्बे ग्रीन वैरायटी ही होती है। फ्रूट मीडियम साइज होते हैं, वेइंग अबाउट 250 ग्राम ईच। और जैसा मैंने अभी आपको ऊपर रेफर किया था चौसा और दशहरी, चौसा देखिए, चौसा का स्पेसिफिकेशन आ रखा है, लेट मैच्योरिंग वैरायटी है नॉर्थ इंडिया की, मैच्योर ड्यूरिंग जुलाई और बिगिनिंग ऑफ अगस्त, और फ्रूट जो होते हैं इनके बड़े होते हैं, वेइंग 350 ग्राम ईच। दशहरी, दशहरी जैसा कि मैंने मेंशन कर रखा था बहुत पॉपुलर वैरायटी है नॉर्थ इंडिया की, वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर वैरायटी, और मीडियम साइज होते हैं। इनका फ्लेवर प्लीजेंट, स्वीट, फर्म, मतलब कि जो स्किन होती है वो थिक होती है, फाइबरलेस पल्प, फाइबर नहीं होता पल्प में। ओके, और कुछ कॉमन वेराइटीज हैं जैसे कि फजली है, गुलाब खस है। आगे अगर हम देखते हैं तो अपने पास वेराइटीज हैं जैसे हिमसागर, केसर, किशनभोग, लंगड़ा। ठीक, देन अपने पास हैं मानकोरद, नीलम, पैरी, तोतापुरी एक्सेट्रा। ये इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। और तोतापुरी एक रेगुलर और हैवी बेरिंग मैंगो है। ओके, वाइडली ग्रोन इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की वेराइटीज बेसिकली रेगुलर बियर होती है, मैंने पहले आपको बताया था। ओके, देन अब हम कुछ हाइब्रिड्स की बात करेंगे, ठीक है, क्लोनल हाइब्रिड्स। ठीक है, इसमें क्लोनल हाइब्रिड सबसे पहले क्लोन सी 51 जो कि दशहरी से बनाया गया था। कहाँ पे, CISH लखनऊ। CISH लखनऊ हॉर्टिकल्चर का इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, इसके बारे में आपने स्टडी किया होगा। ऑफ सीजन सिलेक्शन था, और निरंजन जो है सिलेक्ट हुआ था परभानी। ओके, न्यू क्लोनल सिलेक्शन और भी क्लोनल सिलेक्शन डेवलप किए जा रहे हैं, लंगड़ा, सुंदरजा डेवलप हुए हैं इवन वाराणसी और रीवा में। ठीक है,
क्लोनल सिलेक्शन पायोर 1 हैज़ बीन मेड फ्रॉम नीलम से पायोर 1 को सिलेक्ट किया गया है। उसके अलावा अपने पास एक टेबल है जिसमें हम मैंगो के हाइब्रिड्स और उनके कुछ कैरेक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो अभी हमारे पास ये टेबल है, टेबल को आप देख पा रहे होंगे। पहली वैरायटी है अपने पास मलिका। मलिका और डेवलप्ड फ्रॉम आईआरआई न्यू दिल्ली और इनके पेरेंट्स हैं नीलम और दशहरी। तो ये क्रॉस का मतलब आप समझ सकते हैं, ये जो पहला पेरेंट होता है वो बेसिकली फीमेल होती है और दूसरा जो होता है वो मेल होता है। ओके, तो नीलम इंटू दशहरी का क्रॉस हुआ तो मलिका डेवलप। ओके, और इनके कैरेक्टर्स की बात करें तो रेगुलर वियरर्स होते हैं, टीएसएस हाई होता है, अच्छा कलर होगा, यूनिफॉर्म फ्रूट्स, मॉडरेट कीपिंग क्वालिटी एंड ऑल। दूसरी वैरायटी है अपने पास आम्रपाली, ये भी डेवलप हुई आईआरआई न्यू दिल्ली से और इनके पेरेंट्स है दशहरी इंटू नीलम। और उसके बाद अपने पास है रत्ना, रत्ना एफआरएस वेंगुर्ला से डेवलप हुई है, सिंधु भी वहीं से डेवलप हुई है। उसके अलावा अर्का पुनीत है, अर्का पुनीत डेवलप फ्रॉम आईआईएचआर बेंगलुरु। इनके पेरेंट्स का टेबल दे रखा है, आप ये लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। और अगर लर्न करने की एक सिंपल टेक्निक जो मतलब हमने यूज़ करी थी, आप भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे पेरेंटेज बताना है मलिका का क्या होगा, तो आई विल लर्न लाइक नीलम इंटू दशहरी गिव्स मलिका। I can remember it as NDM. Okay. Now moving forward to the next section, प्रोपगेशन। तो कैसे मैंगो का प्रोपगेशन होता है, इस पे कुछ स्पेसिफिकेशंस है, उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंगो एक हाईली हेट्रोजाइगस प्लांट है और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं हो पाता, क्रॉस पॉलिनेशन होता है बेसिकली। और दो टाइप की मैंगो वेराइटीज होती हैं, मोस्ट वेराइटीज जो साउथ में होती हैं पॉली एम्ब्रियोनिक होती हैं, 2 टाइप सीडलिंग्स उनमें डेवलप होते हैं। और नॉर्थ में जो वेराइटीज होती है मोनो एम्ब्रियोनिक होती है, मोनो एम्ब्रियोनिक होने की वजह से इनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन करना पड़ता है, ठीक है। और मैंगो का वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेसिकली 3 मेथड से होता है। और 3 मेथड से क्या, इस एक बार अगर हम ऐसे सिंपल टर्म्स में कहें तो ये ग्राफ्टिंग के ही अलग-अलग मेथड्स, ओके। ग्राफ्टिंग के अलग-अलग मेथड्स हैं, उनमें सबसे पॉपुलर इनआर्चिंग, वीनियर साइड ग्राफ्टिंग एंड देन एपिकोटाइल एंड स्टोन ग्राफ्टिंग। ओके, इसको आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस पे। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस यानी कि मैंगो को कैसे कल्टीवेट किया जाता है इन दी फील्ड, ठीक है। अलग-अलग प्लांटिंग सिस्टम हम इसमें एम्प्लॉय कर सकते हैं। मेन पॉपुलर प्लांटिंग सिस्टम है स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, अलग-अलग प्लेसेस पे फॉलो किया जाते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सिस्टम्स ज़्यादा पॉपुलर है। स्पेसिंग डिपेंड करती है कि कौन सी वैरायटी है, साथ ही कौन सा ग्रुपिंग सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं प्लांटिंग सिस्टम, कब हम इसको प्लांट करते हैं, प्लांटिंग सीजन, तो जून से सितंबर के बीच में इसको प्लांट करते हैं। मेन फील्ड को प्रॉपर टिलेज और टिल्थ दिया जाता है, उसके बाद पिट्स डेवलप किए जाते हैं। पिट्स की साइज क्या होगी, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। और ये पिट्स डेवलप करने के बाद सन में एक्सपोज कर दिए जाते हैं फॉर अबाउट 30 डेज। और इससे क्या होगा, जब एक्सपोज कर देते हैं तो इसमें जो मतलब इंसेक्ट और डिजीज के जो स्पोर्स होंगे वो मर जाएंगे ड्यू टू हैवी सनलाइट। और उसके बाद प्लांटिंग करने से पहले क्या होगा, जो पिट्स होंगे उनको हम फिलअप कर देते हैं वेल रोटन फार्म यार्ड मैन्योर से, और टॉप ऑफ सब सॉइल को उसमें उसके बाद मिक्स कर देते हैं। ग्राफ्ट को प्लांट करते हैं इन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और इन सिटू ग्राफ्टिंग जो होती है वो मेन फील्ड में होती है, ओके। उसके बाद अपने पास हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हाई डेंसिटी प्लांटिंग मैंगो में कैसे होती है या इसका क्या मतलब है, तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग का सिंपल मतलब होता है कि हमको इंक्रीज करना है यील्ड पर यूनिट एरिया। मतलब हमारे पास एरिया अगर कम है और हमको प्रोडक्शन ज़्यादा लेना है तो हमको हाई डेंसिटी प्लांटिंग को एम्प्लॉय करना पड़ता है, जिससे कि कम रिसोर्सेज और कम स्पेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और यील्ड ले सकें। तो देन वी यूज टेक्निक कॉल्ड हाई डेंसिटी प्लांटिंग। इसमें क्या होता है कि जो स्पेसिंग होती है हम उसको बेसिकली कम कर देते हैं और रिसोर्सेज को और इंटेंसिफाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि प्लांट प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इंडिया में जो सबसे पॉपुलर वैरायटी है मैंगो की जिसमें हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग एम्प्लॉय करते हैं वो आम्रपाली है। और आम्रपाली की स्पेसिंग होती है 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर। इसको करने के लिए एक कॉमन प्रैक्टिस कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र में एम्प्लॉय की जाती है। उसमें क्या करते हैं कि ऑफ ईयर में फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए सॉइल को ड्रेंच कर दिया जाता है पैक्लोब्यूट्राजोल से, और उसका अमाउंट होता है 2 ml पर ट्री, ओके। उसके बाद अगर हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी अपनी, आफ्टर केयर एंड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ओके। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है फर्स्ट फ्यू ईयर्स, प्लांटिंग के कुछ साल बाद बहुत जरूरी होता है, नहीं तो प्लांट का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता।
और न तो शेप आता है। ट्रेनिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, प्लांट्स को प्रॉपर शेप देते हैं और प्रूनिंग में क्या होता है, जो डेड और डिजीज़्ड ब्रांचेज़ होती हैं उनको हम रिमूव करते हैं। उनको रिमूव करने से क्या होगा, जो प्रोडक्टिव ब्रांचेज़ होगी वो जल्दी ग्रो करती हैं और जल्दी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। अदर देन दैट वो ब्रांचेज़ जिनमें प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रूनिंग नहीं हुई है, उनमें लेट फ्लावरिंग फ्रूटिंग देखने को मिलती है। और ट्रेनिंग प्रूनिंग प्रॉपर करने से क्या होगा, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस में भी हमको हेल्प मिलेगी। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट मैन्यूरिंग एंड फर्टिलाइजेशन। तो मैन्यूरिंग एंड फर्टिलाइजेशन में अपने पास पर प्लांट का डोज है 73 ग्राम नाइट्रोजन, 18 ग्राम P2O2 एंड 68 ग्राम K2O5। यहाँ देखिए गलत लिखा है, P2O5 होगा। और ये फर्स्ट से 10th ईयर तक ये डोज जाती है। उसके बाद 10th ईयर में क्या होगा, डोज 10 टाइम्स हो जाएगा, लाइक 730 ग्राम नाइट्रोजन, 180 ग्राम P2O5 एंड 680 ग्राम K2O। दो स्प्लिट डोजेज में अप्लाई करते हैं ड्यूरिंग जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर रिस्पेक्टिवली। मतलब दो स्प्लिट डोजेज में हमको ये सारा डोज देना है। पहले जून जुलाई में देना है, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में देना है। और उसके अलावा अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी देखने को मिल रही है तो उसको हम अलग से अप्लाई करते हैं और प्लांट्स पे। फॉर एग्जांपल अगर प्लांट में जिंक की डेफिशिएंसी है तो हम जिंक सल्फेट देते हैं, जिंक सल्फेट 0.3% ड्यूरिंग फरवरी, मार्च एंड मे इज रिकमेंडेड टू करेक्ट द जिंक डेफिशिएंसी। और अगर हमको प्लांट में देखने को मिलता है बोरोन या मैंगनीज की डेफिशिएंसी है तो हम स्प्रे करते हैं बोरेक्स 0.5% का और साथ में मैंगनीज सल्फेट 0.5% का। ओके, ऑर्गेनिक मैन्योर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हार्वेस्ट के बाद अप्लाई करना है। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरक्रॉपिंग कैसे होती है मैंगो में या फिर किसके साथ करनी चाहिए। तो इंटरक्रॉपिंग के लिए, इंटरक्रॉपिंग का बेसिकली देखिए ज़रूरत क्या है, ये क्या करता है, वीट ग्रोथ को चेक करता है, न्यूट्रिएंट लॉसेस को कम करता है। साथ इंटरक्रॉपिंग हम बेसिकली करते क्यों हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इंटरक्रॉपिंग से क्या होता है, वीट ग्रोथ कम हो जाती है, न्यूट्रिएंट लॉसेस भी कम होते हैं। साथ ही साथ जो प्रॉपर एफिशिएंट यूज़ होता है उस स्पेस का और साथ ही टाइम का, जिससे क्या होता है कि उसी फील्ड में हम एक से ज़्यादा क्रॉप ले पाते हैं साइमल्टेनियसली एट सेम टाइम। इसलिए इंटरक्रॉपिंग बेनिफिशियल मानी जाती है। और इंटरक्रॉपिंग अगर मैंगो की हम करते हैं तो उसके एक दो स्कीम्स यहाँ पे लिख रखे हैं, लाइक ब्लैक ग्राम व्हीट मैंगो, ब्रिंजल अनियन मैंगो। इससे क्या होगा, मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलता है, यानी कि पहले तो क्या होगा कि यील्ड बढ़ेगी, साथ साथ हमको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा। और ये कुछ लेग्यूमिनस क्रॉप्स भी अगर हम लगा रहे हैं तो उससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। उसके अलावा कवर क्रॉप्स भी हम ग्रो कर सकते हैं, लाइक सन हेम्प है, काउपी है, पी है। इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन कम से कम होगा और डेवलप होगा अच्छे से हमारा क्रॉप। उसके बाद हमारे पास है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होगा, यंग प्लांट्स जो अप टू 2 ईयर ओल्ड हैं उनको वाटर करना है, रेगुलरली हमको वाटरिंग करनी है। न्यूली प्लांटेड जो ग्राफ्ट होंगे उनमें 30 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी वीक चाहिए होता है, मतलब हर हफ्ते उनको 30 लीटर पानी चाहिए होगा। इरिगेशन ड्यूरिंग प्री फ्लावरिंग फेज, अगर हम प्री फ्लावरिंग के समय में इरिगेशन देते हैं तो फ्लावरिंग अच्छी हो जाती है। और ग्रोन अप ट्रीज में अगर इरिगेशन देते हैं फ्रूट सेटिंग के बाद 10 दिन के इंटरवल पे, यानी 10 दिन के गैप पे, तो इंक्रीज हो जाती है यील्ड, यानी यील्ड अच्छी हो जाती है, यील्ड ग्रो कर जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद अपने पास है हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। मैंगो शुड बी हार्वेस्टेड विथ पेडिसल। ओके, मतलब मैंगो का हार्वेस्टिंग जो होता है पेडिसल के साथ होता है। अगर पेडिसल उसमें नहीं रहेगा, यानी अगर पेडिसल को हम तोड़ देंगे तो उसमें से एक सैप निकलता है। उस सैप से क्या होगा कि जो मतलब हमारे पोस्ट हार्वेस्ट में जो फ्रूट्स हम रखेंगे उसमें वो डैमेज हो जाएगा या फिर ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं उसमें। और हार्वेस्टिंग के समय हमको ये ध्यान रखना है कि फ्रूट्स में इंजरी ना हो जाए, जिससे अगर इंजरी होगी तो फ्रूट्स की जो क्वालिटी होगी वो कम हो जाएगी और इससे क्या होगा कि उनमें फंगल अटैक का भी चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हम यील्ड की बात करते हैं कि एवरेज मैंगो से या फिर मैंगो ट्री से कितना यील्ड हमको मिल सकता है, तो एवरेज मैंगो ट्री कैन यील्ड 8 टन्स पर हेक्टेयर। और नंबर ऑफ फ्रूट्स पर ट्री वो डिपेंड करता है कि उनकी एज क्या है या फिर मतलब कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस क्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह। नंबर और उसके बाद बियरिंग एज जो है वो मतलब कि एक ट्री से हम कितनी फ्रूट्स ले सकते हैं, कितनी यील्ड हमको मिलती है, तो वो 1000 टू 2000 फ्रूट्स होता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ मैंगो हायर इन आंध्र प्रदेश एंड बिहार। बिहार आंध्र प्रदेश में प्रोडक्टिविटी मैंगो की हायर है। और नॉर्थ इंडियन मैंगो जैसे लंगड़ा दशहरी, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर भी ये मेंशन कर दिया था, नॉर्थ इंडियन वैरायटी जैसे लंगड़ा दशहरी अल्टरनेट बियर्स होते हैं। और साउथ इंडियन मैंगोज जो होते हैं मोस्टली मोस्ट ऑफ रेगुलर बियर्स होते हैं, मल्लिका आम्रपाली कंपेरेटिवली रेगुलर बियर। ठीक है, अब ये हार्वेस्टिंग के बाद हम बात करेंगे ग्रेडिंग की, और ग्रेडिंग और पैकेजिंग कैसी होती है। तो ग्रेडिंग के लिए क्या होता है, बेसिकली मैंगो को ग्रेड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए अगर हम उसको ट्रांजिट में भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं डिस्टेंट मार्केट के लिए, तो पैकेजिंग, प्रॉपर पैकेजिंग बहुत ही जरूरी है। वेस्टर्न रीजन में बैम्बू बास्केट का यूज करते हैं, बास्केट में और एक बास्केट में करीब 50 से लेकर 100 फ्रूट तक होते हैं। और उसमें कुशनिंग मटेरियल के लिए हम स्ट्रॉ का यूज करते हैं। कुशनिंग मटेरियल
का मतलब ये होता है कि बॉक्स में उसको प्लेस करके उसके ऊपर फ्रूट्स को प्लेस करते हैं जिसमें उनमें ब्रूजिंग ना हो पाए या फिर फ्रूट्स खराब ना हो जाए इन ट्रांजिट या ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है? वुडन बॉक्सेस भी कहीं-कहीं यूज़ होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को अगर हमको कम करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करें, नहीं तो अच्छी यील्ड लेने के बाद भी हमको मतलब इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा। अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो अगर हमारी क्रॉप में अच्छी यील्ड आई है, फिर भी जो हमको लॉस है वो देखने को मिलेगा, हमारा जो पैसा है वो खराब हो जाएगा। इसलिए पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कंट्रोल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ग्रीन और मैच्योर मैंगोज़ को हम स्टोर करते हैं, राइप वन्स को नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमको डिस्टेंट मार्केट में भेजना है और अगर हम राइप वन को रखेंगे, तो वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली मैंगो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है और आफ्टर हार्वेस्टिंग भी उनमें रेस्पिरेशन कंटिन्यू रहता है। ठीक है? तो अगर हमको मैंगो की स्टोरेज लाइफ बढ़ानी है, तो हम कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जैसे लो टेम्परेचर स्टोरेज, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज, केमिकल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं जिससे राइपनिंग डिले हो जाए, इरेडिएशन कर देते हैं, हीट ट्रीटमेंट देते हैं, पैकेजिंग एंड श्रिंक रैपिंग आर मेथड्स। ये मेथड्स हम मतलब यूज़ करते हैं जिससे कि शेल्फ लाइफ है मैंगो की बढ़ा सकते हैं। और टेम्परेचर जो है 5 टू 16 डिग्री सेल्सियस ये आइडियल होता है स्टोरिंग मैंगो के स्टोरेज के लिए। मैंगो आर हाइली ससेप्टेबल टू लो टेम्परेचर इंजरी। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो गया तो लो टेम्परेचर इंजरी हो जाती है। इससे क्या होगा कि फ्लेवर का लॉस हो जाएगा और अनडिज़ायरेबल सॉफ्टनिंग आ जाती है चिलिंग इंजरी। ओके, तो ठीक है फिर आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने मैंगो की क्रॉप कंप्लीट करी है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज हमने अपने सिलेबस का एक क्रॉप मैंगो खत्म कर दिया है और अगली वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्रॉप यानी बनाना को कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।